पढ़े थे वो एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली अ रसिस्टर। इसको मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ। एसी सर्किट हमने लिया है जिसमें एसी करंट हमने फ़्लो किया है और जो ईएमएफ फ्लो हो रहा है दैट इज़ ई नॉट साइन ओमेगा टी। हमने सिर्फ इस सर्किट में केवल रसिस्टर लगा रखा है। एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली रसिस्टेंस। सपोज अ रसिस्टर ऑफ रेसिस्टेंस आर, यानी जो रसिस्टर हमने सर्किट में लगाया है वो क्या है, केवल आर है, इज़ कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। जो अल्टरनेटिंग ईएमएफ हमने प्रोवाइड किया है दैट इज़ गिवन बाय ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। सच अ सर्किट इज़ नोन एज प्योरली रेसिस्टिव सर्किट। ये मैंने आपको पिछली क्लास में याद करवाया था कि प्योरली सर्किट कब कहलाएगा रेसिस्टिव सर्किट। प्योरली रेसिस्टिव सर्किट तभी कहलाएगा जब केवल किसी एसी सर्किट में केवल रेसिस्टर कनेक्टेड हो। ठीक इसी प्रकार से अगर किसी सर्किट में केवल कैपेसिटर कनेक्टेड होता है तो उस रेस्पेक्ट में वहाँ पर हम प्योरली कैपेसिटिव सर्किट कहेंगे। सेम सिचुएशन यहाँ पर आ जाओ आगे। इसमें हमने पढ़ा था कि जो करंट हमने और फ्लो करवाया था और ईएमएफ जो हमने फ्लो करवाया था तो उसके रिस्पेक्ट में जो फेजर डायग्राम हमने देखा था, फेजर डायग्राम में क्या था, तो फेजर डायग्राम में हमारा ये था कि जो करंट होगा और जो ईएमएफ होगा दैट इज़ इन द सेम फेज, वो सेम फेज में होगा। सेम फेज इन द सेंस सेम लाइन में होगा, कोई एंगल का डिविएशन नहीं होगा। ठीक है, ईएमएफ हमेशा आगे प्रोसीड होगा और करंट हमेशा लैग करेगा। तो लैग करने का मतलब यहाँ पर ये नहीं हुआ, ये एक ही फेज़ में कहेंगे इसको। ईएमएफ आगे रहेगा और करंट पीछे रहेगा, ये रहेगा। आगे देखो, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली एन इंडक्टर। जैसे कैपेसिटर, रेसिस्टर और इंडक्टर, तीन सर्किट के लिए हमें पढ़ना होगा। तो एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली एन इंडक्टर, इस केस में समझना कि हमने एक एसी सर्किट लिया है, इस एसी सर्किट में केवल हमने इंडक्टर लगाया हुआ है एल। याद रखना इंडक्टर का ही दूसरा नाम चोक भी है, तो हम इसको चोक भी बोल सकते हैं या कोयल भी बोल सकते हैं, लेकिन बेसिकली इसका नाम जो दिया गया है वो आपका इंडक्टर दिया गया है। तो कोई भी एक कॉइल हम बनाकर इसको हम जब लगा देते हैं तो उसको हम इंडक्टर बोल सकते हैं, चोक बोल सकते हैं या तो कोयल बोल सकते हैं। तो सेम सिचुएशन, हमने अल्टरनेटिंग ईएमएफ हमने फ्लो कराया है सर्किट में, तो ई नॉट साइन ओमेगा टी हमने फ्लो कराया है। तो इस सिचुएशन में जब हम देखेंगे कि इस सर्किट को हम क्या कहेंगे, प्योरली इंडक्टिव सर्किट बोलेंगे, क्योंकि इस सर्किट में केवल क्या लगा हुआ है, दैट इज़ इंडक्टर लगा हुआ है। सेम सिचुएशन यहाँ पर आ जाओ, ईएमएफ हमने कितना फ्लो कराया है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। नाउ वी एज्यूम दैट द इंडक्टर हैज़ नेग्लिजिबल रेसिस्टेंस। क्यों, इसमें तो रेसिस्टेंस हमने लगाया नहीं है, और जो वायर भी हमें पता है कि वायर जो होते हैं या किसी भी सर्किट में जो भी कंपोनेंट कनेक्टेड होता है दैट आल्सो क्या कर रहा है, रेसिस्टेंस को वो अप्लाई कर रहा है, ऑफर कर रहा है। बट यहाँ पर हम ये मानकर चलेंगे कि इंडक्टर के द्वारा कोई भी रेसिस्टेंस ऑफर नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने रेसिस्टर तो लगाया ही नहीं है इस सर्किट में। तो इसलिए हमने हैज़ नेग्लिजिबल रेसिस्टेंस मान लिए हैं। दस द सर्किट इज़ प्योरली इंडक्टिव एसी सर्किट कहलाएगा। तो प्योरली इंडक्टिव एसी सर्किट कब कहलाया, जब केवल इंडक्टर हो, रेसिस्टर नहीं है। तो नेग्लिजिबल रेसिस्टेंस हमने एज्यूम करके चला हुआ है। एज द अल्टरनेटिंग करेंट फ्लोज थ्रू द इंडक्टर। अब जैसा ही अल्टरनेटिंग करंट इस सर्किट में फ्लो होगा, अब बैक ईएमएफ यानी एक बैक ईएमएफ आएगा जो कि इस इंडक्टर के द्वारा लगेगा। तो बैक ईएमएफ आएगा कितना, दैट इज़ माइनस एल। एल यहाँ पर इंडक्टेंस हो गया जो कि इंडक्टर, जैसे रेसिस्टेंस रेसिस्टर के लिए हम कह रहे हैं, इसी तरह से इंडक्टर के लिए इंडक्टेंस कहेंगे। तो माइनस एल, और चूँकि माइनस यहाँ पर क्या है कि ये बैक ईएमएफ है, कि जितना ईएमएफ हमने फ्लो करवाया है वो लॉस नहीं होगा, वो क्या होगा, बैक हो जाएगा। तो इस रेस्पेक्ट में माइनस साइन आया है, माइनस एल। और डी आई अपॉन डी टी मीन्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज सेटअप विच अपोजेज अप्लाइड ईएमएफ। यानी कि ये जो बैक ईएमएफ आया है ये अपोज करेगा जो भी ईएमएफ हमने अप्लाई किया है उसी को। तो इसका मतलब कि जितना हमने ईएमएफ अप्लाई किया है, ऑफर किया है, और जो ये बैक किया है, अगर हम इन दोनों को सम कर देते हैं ईएमएफ को, तो टोटल ईएमएफ क्या हो जाएगा, नेट ईएमएफ जीरो हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में नेट इंस्टेंटेनियस ईएमएफ क्या हो रहा, तो जो हमने ईएमएफ अप्लाई किया दैट इज़ ई, और जो ये बैक किया है वो क्या है, माइनस एल डी आई अपॉन डी टी।
इस रेस्पेक्ट में जब इसको हम सोल्व करेंगे तो बट दिस ईएमएफ मस्ट बी जीरो। क्यों? क्योंकि जितना हमने ऑफर किया उतना ही तो ये बैक किया है ना। तो इस रेस्पेक्ट में क्या होगा, दोनों का सम, तो सम करेंगे तो ये अपोज कर रहे हैं तो माइनस में आ गया, तो दोनों इक्वल होने के कारण ये कैंसिल आउट हो जाएगा। देयरफॉर तो बट दिस ईएमएफ मस्ट बी जीरो, तो जीरो होना चाहिए बिकॉज देयर इज़ नो रेसिस्टेंस इन दिस सर्किट, क्योंकि कोई रेसिस्टेंस तो है नहीं, ठीक है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, टोटल जीरो हो जाएगा। तो इस रेस्पेक्ट में ई माइनस एल डी आई अपॉन डी टी को अगर हम सॉल्व करते हैं तो वो किसके बराबर रखेंगे, जीरो के बराबर। और अगर हम इसको उस साइड लेकर जाते हैं, ये माइनस में है, उस साइड जाएगा तो ये प्लस में आ जाएगा, तो ई इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी। नाउ ई की जगह पे वैल्यू जो हमने माना हुआ है वो क्या है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, एल इंटू डी आई अपॉन डी टी। तो इस रेस्पेक्ट में यहाँ पर डी आई जो होगा वो क्या होगा, तो डी आई केवल निकालना है तो बाकी सबको उस साइड कर दो, तो डी टी जो है वो यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, एल यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आकर डिवाइड में आ जाएगा। तो डी आई इक्वल टू क्या आ गया, ई नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, क्योंकि हमें क्या निकालना है, टोटल करंट निकालना है। तो यहाँ पर स्मॉल करंट डी आई आया हुआ है तो हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो डी आई का इंटीग्रेशन क्या हो गया, आई, और ई नॉट अपॉन एल जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट होने के कारण ये इंटीग्रेशन से एज इट इज़ बाहर आ जाएगा, तो ई नॉट अपॉन एल आ गया। नाउ साइन ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं तो वो क्या आता है, माइनस कॉस ओमेगा टी, तो माइनस आ गया आगे, कॉस ओमेगा टी यहाँ आ गया, और प्लस कांस्टेंट आता है। जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो कांस्टेंट टर्म के साथ में आता है। अब यहाँ देखना, एज द अप्लाइड ईएमएफ इज सिनोसाइडल वी एक्सपेक्ट द करंट आल्सो टू बी सिनोसाइडल। सिनोसाइडल कहने का मतलब क्या हुआ, ये करंट जो है वो किसी एक लाइन में तो जाएगा नहीं, क्योंकि हम एसी सर्किट की बात कर रहे हैं। तो जब भी करंट फ्लो होगा तो वो कैसे जाएगा, दैट इज़ पॉजिटिव हाफ साइकिल, निगेटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल, निगेटिव हाफ साइकिल, यानी अल्टरनेट होते हुए जाएगा। तो जिस तरह अगर करंट सिनोसाइडल होगा तो साथ के साथ उसका जो ईएमएफ होगा वो भी तो सिनोसाइडल ही होगा। दस द एवरेज ऑफ करंट आई मस्ट बी जीरो, यानी करंट का भी अगर हम एवरेज कर देते हैं, टोटल सम कर देंगे तो उसका भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ओवर अ टाइम पीरियड। ओवर अ टाइम पीरियड कहने का मतलब कंप्लीट टाइम पीरियड के लिए अगर हम करते हैं तो, क्योंकि यहाँ देखो अगर हम कंप्लीट टाइम पीरियड के लिए लेते हैं तो देखो टी टाइम में एक साइकिल आया, दूसरे टाइम पर अगर हम देखते हैं तो फिर से कंप्लीट साइकिल बनेगा। तो जब भी कंप्लीट साइकिल बन रहा है वो किस एक्सिस पे बनेगा, जीरो पर, एक्स एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस पर बना करंट फाइनल, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नाउ द एवरेज ऑफ कॉस ओमेगा टी इज जीरो, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स एक्सिस पे हम जब रिजोल्व कराते हैं तो वो किसको लेकर चलते हैं, कॉस ओमेगा टी को लेकर चलते हैं, दैट इज जीरो ओवर अ टाइम पीरियड। हेंस द इंटीग्रेशन कांस्टेंट इन द एबव इक्वेशन मस्ट बी जीरो। तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो हमने लिया था ऊपर, जो हमने सॉल्व किया था, इंटीग्रेट किया था, तो लास्ट में क्या आया था, कांस्टेंट आया था प्लस में, तो उस कांस्टेंट टर्म को हम जीरो कंसिडर कर लेंगे, उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास जो बचा वो क्या बचा, आई इक्वल टू माइनस ई नॉट ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी, और प्लस जो कांस्टेंट था वो जीरो हो गया, तो ये आया। अब इसको सॉल्व अगर हम करते हैं तो माइनस तो एज इट इज़ रहेगा, और ई नॉट जो है वो यहाँ पर ई नॉट अपॉन एल जो है वो आई नॉट हो गया, और कॉस ओमेगा टी एज इट इज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने जो आई नॉट माना हुआ है वो किसको माना हुआ है, ई नॉट अपॉन ओमेगा इंटू एल को आई नॉट मान लिए, कंसिडर कर लिए। तो यहाँ पर ये हो गया। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो रसिस्टर प्योरली रसिस्टिव सर्किट में हम बात कर रहे थे, तो जो हमारा आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी आ रहा था, वो यहाँ पर क्या आ रहा था, आई नॉट कॉस ओमेगा टी आ रहा था, और वहाँ पर आई नॉट की वैल्यू क्या थी, ई नॉट अपॉन आर। तो यहाँ पे आर जो है, यानी जो रेसिस्टेंस ऑफर किया जाएगा इंडक्टर के द्वारा, दैट इंडक्टर के द्वारा जो रेसिस्टेंस हुआ दैट इज़ गिवन बाय ओमेगा इंटू एल, वो ओमेगा इंटू एल होगा। यानी याद रखना है केवल दो बातें आपको, अगर यहाँ पर रसिस्टर होता तो यहाँ पर हम रेसिस्टेंस आर लेते, और अगर इंडक्टर है तो यहाँ पर हम लेंगे ओमेगा इंटू एल। तो इसी को हमने इंडक्टर के द्वारा जो रेसिस्टेंस ऑफर होता है तो वो इंडक्टेंस कहलाता है, और यहाँ टोटल इंडक्टेंस जो है दैट इज़ गिवन बाई ओमेगा इंटू एल। तो ये आपका आई ई नॉट अपॉन ओमेगा इंटू एल जो है वो आई नॉट हो गया। नाउ अब अगेन आगे कंसिडर करते हैं कि जब भी हम बात कर रहे थे अभी स्टार्टिंग से लेके इस चैप्टर में,
तो जब भी आई की वैल्यू आ रही थी वो साइन ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में आ रही थी, ना कि कॉस ओमेगा टी में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कॉस ओमेगा टी को हम कन्वर्ट करेंगे साइन के रिस्पेक्ट में, साइन फंक्शन में, क्योंकि कॉस फंक्शन इज नॉट द प्रॉपर फंक्शन फॉर करेंट। तो देयरफॉर आई इक्वल टू जो आई नोट है वो एज इट इज आ गया, और कॉस ओमेगा टी हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। तो 90 को हम लिख रहे हैं यहाँ रेडियन के फॉर्म में, तो 90 की वैल्यू क्या होगी π/2 माइनस, और थीटा की वैल्यू क्या होगी ओमेगा टी। तो थीटा तो यहाँ ओमेगा टी है ही, तो कॉस थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। ये आप 10th क्लास में भी ये फॉर्मूला पढ़े हो, बस यहाँ पर हमने डिग्री की जगह पे रेडियन में लिया हुआ है एंगल को। तो यहाँ पर 90 हो गया π/2, क्योंकि पाई जो होता है वो 180 डिग्री होता है इस केस में रेडियन में। तो यहाँ पर 90 हो गया π/2, 180/2 90 हो गया। तो π/2 माइनस ओमेगा इंटू टी यहाँ। नाउ आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई नॉट साइन। अब अगर हम इसको एक्सचेंज कर देते हैं आपस में, क्योंकि ये माइनस में है, इसको हम प्लस में कंसिडर करना चाह रहे हैं, लेना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस एंगल को जो फेज डिफरेंस है इसको हमें एक्सचेंज करना होगा। तो अगर हम ओमेगा टी को प्लस में लेते हैं और π/2 को लास्ट में लेते हैं, तो इस सिचुएशन में क्या आएगा कि जो माइनस आएगा वो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, दोनों कैंसल्ड आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2। तो ये आपका सेकेंड इक्वेशन इस तरह से बना, क्योंकि माइनस साइन थीटा इक्वल टू साइन माइनस थीटा। तो इसलिए हमने इसका माइनस साइन और इसका माइनस साइन कैंसिल आउट करने के लिए इसके थीटा को, फेज डिफरेंस को हमने क्या किया, एक्सचेंज कर लिया। आई नॉट इक्वल टू ये कौन, तो यहाँ पर वेयर आई नॉट इक्वल टू ई नॉट अपॉन ओमेगा एल, ये तो हो गया। एंड इस आई नॉट को ही हम क्या बोल रहे थे, द पीक वैल्यू ऑफ ए सी, पीक वैल्यू ऑफ ए सी बोल रहे थे। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ तक में किसी को डाउट है तो पूछो, फिर आगे बढ़ेंगे फेजर डायग्राम में। वैष्णवी अकबर, वैष्णवी सिंह, वैष्णवी कपूर, हिमांशु, सोनम, डिम्पल, एक एक करके बोलूँगा। आदित्य, साहिल, शिवम, रोहित, साहिल अरोड़ा, सचिन, कोई डाउट है यहाँ तक? चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो, हाँ बोलो, हाँ बोलो। रेसिस्टेंस, देखो हमने बोला है क्या कि जो केवल एक कंपोनेंट की बात करो, ठीक है, उस कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, तो केवल क्या हो रहा है कि अगर रसिस्टर लगाए हुए हैं तो वो रसिस्टर का काम ही होता है कि केवल रेसिस्टेंस ऑफर करेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्या, इंडक्टर के द्वारा, तो उसको हम इंडक्टेंस बोलेंगे, ना कि रेसिस्टेंस बोलेंगे। क्लियर हुआ? इसी तरह अगर हम कैपेसिटर के द्वारा जो ऑफर होगा, ठीक है, अपोजिशन ऑफ द करेंट या ईएमएफ, तो उसको हम कैपेसिटेंस बोलते हैं, ठीक है, ना कि उसको हम रेसिस्टेंस बोलेंगे। रेसिस्टेंस टर्म केवल यूज़ करेंगे फॉर द अपोजिशन ऑफ द करेंट, फॉर द अपोजिशन जो अपोज करता हो करेंट के फ्लो होने में, ठीक है, या ईएमएफ को फ्लो होने में जो अपोज करता हो, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, रेसिस्टेंस। लेकिन रेसिस्टेंस टर्म केवल यूज़ करेंगे हम कहाँ पर, केवल वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ पर हम रेसिस्टर अप्लाई किए हुए हैं, ठीक है, कि करंट जो है, ठीक है, और ईएमएफ के कारण ही तो करंट फ्लो होता है ना। तो पहले क्या हुआ, ईएमएफ जो है वो लीड किया, लेकिन करंट को देखो ये क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। तो लैग कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ईएमएफ जो है वो लीड कर गया, आगे है, ठीक है, और करंट जो है वो लैग कर गया, यानी पीछे है। अगर कोई पूछे कि कितने एंगल से लैग कर रहा है करंट ईएमएफ से, तो उस रेस्पेक्ट में देखो कितने एंगल हो गया, ये दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, दोनों के बीच का π/2, ठीक है। और ईएमएफ का जो है वो आपका कितना है, ओमेगा इंटू टी। ये तुम यहाँ इक्वेशन से भी देखो क्या है, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2, यानी साइन जो हो गया वो क्या हो गया, ओमेगा टी माइनस π/2, और माइनस π/2 आपका किस क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में,
ठीक है, क्यों फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट होते हैं ना। तो अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है, पॉजिटिव, और अगर हम क्लॉकवाइज चलेंगे अगर, ठीक है, तो उस रेस्पेक्ट में जो एंगल हम कंसिडर करते हैं वो कैसे लेते हैं, निगेटिव में लेते हैं। तो यहाँ पर ओमेगा टी -π/2 है, यानी करंट जो है वो -π/2 में चला गया, तो -π करंट जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया, और ओमेगा टी तो आपका ई नॉट का है ही। तो इस रेस्पेक्ट में ई नॉट और आई नॉट के बीच का जो फेज डिफरेंस बना वो क्या बना, -π/2 बना। इसका मतलब क्या हुआ कि ई नॉट जो है वो लीड कर गया, आगे है, प्रोसीड कर गया, और आई नॉट जो है वो लैग कर गया, वो लैग हो गया। इसको स्टेटमेंट में देखो क्या लिखा है, दस इन एन इंडक्टिव एसी सर्किट द वोल्टेज इज अहेड, आगे है, ऑफ द करेंट इन फेज बाई 90 डिग्री, और द करेंट लैग्स, या तो आप कह लो कि ईएमएफ लीड कर गया, या तो कह लो कि करंट लैग कर गया, ठीक है। कितने से लैग किया है, तो वही सेम 90 डिग्री से, ठीक है, बिहाइंड द वोल्टेज इन फेज बाई 90 डिग्री। दिस मीन्स दैट द वोल्टेज ई अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू ई नॉट अ क्वार्टर ऑफ साइकिल, यानी क्वार्टर ऑफ साइकिल में जो ई है वोल्टेज वो अटेंड करेगा अपना मैक्सिमम वैल्यू क्वार्टर साइकिल पर। तो क्वार्टर साइकिल यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है कि अगर ये कंप्लीट साइकिल बनाता है तो यहाँ से यहाँ 2π आएगा कंप्लीट साइकिल। तो क्वार्टर साइकिल पे बात करें तो क्वार्टर साइकिल पे जहाँ पे करंट और ईएमएफ दोनों मिल रहा हो, तो देखो यहाँ पर कहाँ मिल रहा है, यहाँ से ई नॉट आएगा, ई नॉट तो हो गया ये मैक्सिमम पीक वैल्यू, और ईएमएफ का ये जा रहा है, ठीक है, और जो करंट का ये जा रहा है, ठीक है, दोनों कहाँ पर मिला, यहाँ पर। तो इस रेस्पेक्ट में यहाँ पे क्वार्टर साइकिल पर जाकर मिला है, तो क्वार्टर साइकिल पर ही ये मैक्सिमम होगा। दिस मीन्स दैट वोल्टेज ई अटेंड्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू ई नॉट अ क्वार्टर ऑफ साइकिल दैट इज t/4 टाइम पर, यानी टोटल टाइम अगर हमने कंसिडर कर लिया कि t है तो क्वार्टर साइकिल यानी t/4 अर्लियर देन द करेंट i, और करेंट i के पहले अटेंड करेगा ई नॉट मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर, और द करेंट अटेंड्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट, करेंट जो है वो कब करेगा अब मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट अटेंड अ क्वार्टर साइकिल ऑफ लेटर देन वोल्टेज ई, यानी कि जब ईएमएफ अटेंड कर लेगा उसके क्वार्टर साइकिल के बाद जाकर करंट अटेंड करेगा अपनी मैक्सिमम वैल्यू, यानी पहले करंट ईएमएफ चला गया, मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर लिया क्वार्टर साइकिल पर, करंट जैसा ईएमएफ जैसा ही आगे प्रोसीड किया तो करंट फिर से क्वार्टर साइकिल पर क्या होगा, उसी वैल्यू को अचीव करेगा मैक्सिमम वैल्यू को। तो हमेशा क्या होगा, ईएमएफ जो है वो क्या होगा, लीड करेगा, और करंट जो है वो लैग करेगा। दिस फेज रिलेशनशिप इज नोन एज, यहाँ पर सोन दिया हुआ है, ग्राफिकली किया हुआ है दोनों। यहाँ पर आप ग्राफिकली तो ये रिप्रेजेंट करोगे और फेजर डायग्राम में ये बनाओगे, और ये दोनों बनाना आपके लिए कंपलसरी है, अगर नहीं बनाओगे तो नंबर कट जाएंगे। जैसे हम बात कर रहे थे रेसिस्टेंस की, हिमांशु अब देखना जो तुम डाउट पूछ रहे थे, जैसे हम बात कर रहे थे रेसिस्टेंस की बात कर रहे थे, रसिस्टर के लिए बात कर रहे थे जो अपोज करता हो, ठीक है। यहाँ इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगा, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस जैसे मैंने आपको बोला ना कि आई नोट जो होगा वो क्या होता है, ई नोट अपॉन ओमेगा इंटू एल, ये केवल कैपेसिटी इंडक्टर के लिए होगा। कंपेयरिंग इक्वेशन आई इक्वल टू ई नोट अपॉन ओमेगा इंटू एल, जो हमने ऊपर ये किया था, ई नोट अपॉन ओमेगा इंटू एल को हमने आई नोट कंसिडर कर लिया था, तो आई नोट इक्वल टू वैल्यू क्या आ गई वहाँ से, ई नोट अपॉन ओमेगा इंटू एल विद द ओमिक रिलेशन। ओमिक रिलेशन आपका क्या है, यानी ओमिक रिलेशन हम रेसिस्टेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू ई नोट अपॉन आर हो गया। वी फाइंड दैट ओमेगा एल प्लेज द सेम रोल हेयर एज द रेसिस्टेंस आर, तो इसको और इसको कंपेयर करो दोनों इक्वेशन को, तो ओमेगा एल देखो किसकी जगह पे है, आर की जगह पे है, तो इसका मतलब जो आर का रोल है, रेसिस्टेंस का रोल है, वही रोल यहाँ पर किसका जा रहा है, ओमेगा इंटू एल। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये इंडक्टर के लिए है और ये रेसिस्टर के लिए है। इन द रेसिस्टिव केस इट इज़ मेजर ऑफ द इफेक्टिव रेसिस्टेंस और द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द इंडक्टर टू द फ्लो ऑफ एसी थ्रू इट। तो क्या हो गया, फाइनली ये हुआ कि रेसिस्टेंस क्या ऑफर करता है, ऑफर करता है रेसिस्टेंस, जो रेसिस्टर ऑफर करता है वो रेसिस्टेंस ऑफर कर रहा है। रेसिस्टेंस ऑफर करने का मतलब क्या हुआ कि टू द फ्लो ऑफ एसी ये हिंड्रेंस प्रोवाइड कर रहा है, अपोजिशन कर रहा है, ठीक है, एक रुकावट पैदा कर रहा है। जस्ट लाइक अगर हम इंडक्टर लगाते हैं तो इंडक्टर के द्वारा जो रेसिस्टेंस ऑफर होगा उसे हम क्या बोल रहे हैं, इंडक्टेंस बोल रहे हैं, या इंडक्टिव रिएक्टेंस भी बोल सकते हो उसे। तो यहाँ पर क्या हो गया, ओमेगा इंटू एल भी अपोज कर रहा है, अपोजिशन ऑफर्ड बाय द इंडक्टर टू द फ्लो ऑफ एसी थ्रू इट। तो आई थिंक
इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलो, इंडक्टेंस बोल लो, ठीक है, और रेसिस्टेंस, दोनों में डिफरेंस समझ में आया। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर हम रसिस्टर लगाते हैं तब केवल वर्ड यूज़ करेंगे रेसिस्टेंस, लेकिन हम इंडक्टर लगा रहे हैं तो वहाँ पर हम रेसिस्टेंस यूज़ नहीं कर सकते वर्ड, जबकि दोनों का काम वही है। ये फ्लो कर रहा है, अपोजिशन कर रहा है टू द फ्लो ऑफ एसी, दोनों का काम वही है, ठीक है, बट टर्म्स हमने अलग कर दिया सेपरेट। यहाँ इंडक्टिव रिएक्टेंस बोल रहे हैं या इंडक्टेंस बोल रहे हैं ओमेगा एल को, ठीक है, और यहाँ पर आर रेसिस्टेंस बोल रहे हैं इन द प्योरली रेसिस्टिव सर्किट के लिए, ठीक है, रिएक्टेंस को ही यहाँ पर सच नॉन रेसिस्टिव अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करेंट इज कॉल्ड रिएक्टेंस। तो रिएक्टेंस क्या हुआ, पता चला कि जो रेसिस्टेंस के कारण जो अपोजिशन नहीं, मतलब रेसिस्टेंस नहीं लगा हुआ है लेकिन फिर भी अपोजिशन हो रहा है, तो उसको हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, रिएक्टेंस बोल रहे हैं। इन दिस केस इट इज़ कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस हम केवल कहाँ टर्म यूज़ करेंगे, इंडक्टर के लिए, एंड इट इज़ डिनोटेड बाई एक्स टू द बेस एल। एक्स यहाँ पर जैसे हम आर लिखते हैं ना रेसिस्टेंस के लिए, वैसे यहाँ पर इंडक्टिव रिएक्टेंस को हम क्या लिखेंगे, एक्स एल लिखेंगे। तो एक्स एल का फॉर्मूला क्या हो गया, तो एक्स एल इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू एल। अब यहाँ पर अगर हम ओमेगा की वैल्यू पुट करते हैं तो ओमेगा इक्वल टू हमें पता है ना 2 पाई अपॉन टी होती है। अब 2 पाई अपॉन टी अगर होगी, ठीक है, तो 1 अपॉन टी क्या होता है, एफ होता है। देखो अगर हम ओमेगा की बात करते हैं तो 2 पाई अपॉन टी होगा, अगर हम 1 अपॉन टी की बात करेंगे तो यहाँ पे 2 पाई और 1 अपॉन टी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी हो जाती है, तो फ्रीक्वेंसी एफ होगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट इज एक्स एल इज इक्वल्स टू ओमेगा एल। ओमेगा की वैल्यू पुट कर सकते हैं हम 2 पाई एफ इंटू, और एल तो है ही हमारा इसमें, ठीक है। तो वेयर एफ इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई, एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी है। द एसआई यूनिट ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होगा, अब चूँकि ये भी तो एक रेसिस्टेंस ही तो ऑफर कर रहे हैं ना, तो चाहे वो इंडक्टिव रिएक्टेंस हो चाहे वो रेसिस्टेंस हो, यूनिट आपका सेम रहेगा, ओम, ठीक है। तो एक्सेल यहाँ पर आपने क्या देखा कि 2 पाई कांस्टेंट है, इंडक्टेंस जो आप लगाओगे वो भी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो डिपेंड किस पे किया एक्सेल, एक्सेल इज डिपेंडेंट ऑन एफ, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड किया, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि डीसी सर्किट में, ठीक है, क्या हो जाएगा, एसी सर्किट के लिए तो हमने देखा कि एक्सेल जो है, इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया एफ का। इसका मतलब क्या समझ में आया, यहाँ ये समझ में आया कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस भी बढ़ेगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ेगा एसी में, तो इसका मतलब क्या होगा कि एसी करंट को फ्लो होने में हिंड्रेंस प्रोवाइड करेगा जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। तो एसी सर्किट में फ्रीक्वेंसी तो होती है क्योंकि वो अल्टरनेटिंग चलती है, पॉजिटिव निगेटिव। तो इस रेस्पेक्ट में क्या होगा कि फ्रीक्वेंसी बढ़ने के कारण रेसिस्टेंस बढ़ेगा, या इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ेगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस के बढ़ने के कारण क्या होगा, एसी करंट जो होगा वो हिंड्रेंस प्रोवाइड होगा। लेकिन डीसी में देखो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जीरो। क्यों, डीसी करंट में सेम स्ट्रेट लाइन में जाता है, ठीक है, जो करंट होगा ईएमएफ होगा सेम स्ट्रेट लाइन में जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी है ही नहीं। तो इसका मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इंडक्टर अगर हम डीसी सप्लाई में लगाते हैं तो उसमें कोई भी अपोजिशन फ्लो ऑफ करंट को नहीं देता, यानी करंट को फ्लो होने में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड नहीं करता है। दस एन इंडक्टर अलाउज डीसी फ्लो थ्रू इट ईजली बट अपोजेज द फ्लो ऑफ एसी थ्रू इट। तो इसका मतलब कि अगर हम इंडक्टर की बात करते हैं तो बेस्ट सर्किट कौन सा है, डीसी या एसी, जहां हम इंडक्टर यूज़ कर सकते हैं और जहां मैक्सिमम फ्लो ऑफ करंट हो, बताओ जल्दी बताओ। दैट इज डीसी सर्किट हो गया, समझ में आया। क्योंकि एसी सर्किट में तो वो जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा हिंड्रेंस प्रोवाइड होगा, ठीक है।